दोस्तों ये स्टोरी का दूसरा भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। दूसरे दिन प्रतिभा देवी और अहाना धैर्य को अपने घर ले आए। उनका घर गांधी चौक के कीर्तन अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पर था। कॉलोनी ज्यादा बड़ी नहीं थी पर साफ सुथरी और अच्छी थी। धैर्य ने घर को अंदर से देखा तो पाया कि ज्यादा चमक न होकर वहां एक सादगी थी। बांस के कई सारी सुंदर सुंदर चीजें बनाकर रखी गई थी। वो एक BHK अपार्टमेंट था। एक दीवार पर प्रतिभा देवी के परिवार के फोटो के साथ उनके बॉक्सिंग में जीते गए पुरस्कारों की भी फोटो लगे थे। अहाना ने धैर्य को सोफे पर बिठाया और उसे पानी देते हुए कहा, मासी यहाँ अकेले रहती है, तुम उनके साथ रह सकती हो। उनका बेटा और बहू अमेरिका में है, पर मैं तुमसे अभी भी कह रही हूँ कि तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अहाना ने अपनी बात खत्म करी ही थी कि अंदर से प्रतिभा देवी की आवाज आई। उन्होंने कहा, अब बस करो, कितना डराओगी उस बच्ची को, पहले ही बेचारी इतनी परेशान है और तुम उसे और परेशान कर रही हो। अहाना ने मुंह बनाकर प्रतिभा देवी को देखा और कहा, मासी आप तो इसके आते ही मुझे भूल गई। प्रतिभा देवी ने हंसते हुए उसकी बाजू पर मुक्का मारा और कहा, अच्छा मैं तुम्हें भूल गई हूँ, ठीक है तो जाकर हमारे लिए खाना बनाओ, शायद उससे मुझे तुम्हारी याद आ जाए। अहाना उतरे हुए चेहरे के साथ किचन में चली गई। प्रतिभा देवी ने धैर्य के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माता पिता की कमी तो पूरी नहीं कर सकती पर तुम्हें अकेला भी महसूस होने नहीं दूंगी। अब तुम और यह शैतान मेरी जिम्मेदारी है। धैर्य को इतना अपनापन देखकर अपने अंदर एक गर्माहट महसूस हुई। उसने तुरंत प्रतिभा देवी को गले लगा लिया। 8 महीने बाद देहरादून, एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में एक VIP रूम के अंदर एक लड़का बेजान सा बेड पर लेटा हुआ था। उसके सामने बेंच पर एक 55 साल की महिला बैठी थी जो काफी रईस दिख रही थी और एक टक उस लड़के को देख रही थी। तभी उस रूम में एक आदमी अंदर आया जो काफी लंबा था और उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ था। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, बड़ी मालकिन हुक्म करें। उस औरत ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, हेमंत हम चाहते हैं तुम उन्हें दोबारा ढूंढो और यह काम हमें अगले 2 घंटे के अंदर चाहिए। उसने सर झुकाकर हाँ कहा और चला गया। औरत ने उस लड़के के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम अपना वंश इस तरह खत्म नहीं होने देंगे वायु, आपको ठीक होना होगा। ये कहकर उस औरत की आंखों से आंसू गिरने लगे। 2 घंटे बाद हेमंत वापस आया। उसने कहा, बड़ी मालकिन हमें वह मिल गई है और खबर सही है। वह औरत आंखों में एक चमक के साथ खड़ी हुई और उसने कहा, हमें अभी उधर ले चलो। देहरादून की सड़कों पर 3 चमचमाती काली कार एक साथ चल रही थी। वो सभी कार एक छोटे से घर के पास आकर रुकी। उनमें से कुछ बॉडीगार्ड उतरे और बीच में खड़ी रोल्स रॉयल कार दरवाजा खोला, जिसमें से एक क्रीम कलर की शिफॉन सी साड़ी में एक औरत बाहर आई। धूप में उसके गले में पहना हुआ डायमंड का नेकलेस चमक रहा था। बॉडीगार्ड ने जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाया। शोभा जी ने आकर दरवाजा खोला। अपने सामने खड़े इतने हट्टे कट्टे लोगों को देखकर शोभा जी डर के पीछे चली गई। उन्हें लगा ज्योति ने कुछ किया होगा, क्योंकि ज्योति हमेशा ही कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करती रहती थी। उन्होंने मन में कहा, अब यह क्या नई मुसीबत है। तभी उन बॉडीगार्ड के बीच में से एक आवाज आई, हम आपसे बात करना चाहते हैं। शोभा ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी और अपने सामने एक अमीर औरत को देखकर उनकी आंखें चमकने लगी। उसने उन्हें अंदर बुलाया। वह औरत वहां जाकर सोफे पर बैठ गई। तब तक वनराज जी भी वहां आ गए थे और वह सब देखकर उतना ही हैरान थे जितना शोभा थी। तभी उस औरत ने कहा, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप बैठ जाइए। शोभा और वनराज बैठ गए तो उस औरत ने फिर से कहा, हमारा नाम निर्मला देवी राजवंश है, हम आपकी बेटी से मिलना चाहते हैं। राजवंश, यह नाम सुनते ही दोनों बुरी तरह चौंक गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ज्योति ने राजवंशों से पंगा कैसे ले लिया। वनराज जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैम अगर हमारी बेटी से कोई गलती हुई है तो हम उसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। वह बच्ची है, अगर उसने आपका किसी भी तरह से अपमान किया है तो उसे माफ कर दीजिए। निर्मला देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई, मम्मी घर का सारा सामान लाने में कितनी परेशानी होती है। पीछे ज्योति खड़ी थी, उसके दोनों हाथों में बड़े बड़े थैले थे। उसने एक प्लाजो सूट पहना था जिसमें उसका बड़ा पेट साफ नजर आ रहा था। निर्मला देवी ने जैसे ही ज्योति को देखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह उठकर खड़ी हुई और उन्होंने ज्योति के पेट पर हाथ लगाकर कहा, हमारा वंश अभी भी जिंदा है। इस समय उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी उनकी नजर
ज्योति के हाथों में पकड़े और बड़े बड़े बैग्स पर गई और उन्होंने गुस्से में कहा, किसकी इतनी हिम्मत थी कि हमारे वंश को जन्म देने वाली लड़की से इस तरह का काम करवाए। शोभा वनराज तो उनकी आवाज से डर से कांपने लगे थे। निर्मला देवी ने अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। 2 आदमी तुरंत आगे आए और उन्होंने ज्योति के हाथों से बैग लेकर अंदर रख दिया। निर्मला देवी ने ज्योति का हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा, आपकी तबीयत कैसी है? क्या आपको अच्छा लगता है? आप स्वस्थ महसूस करती हैं? ज्योति बुरी तरह कंफ्यूज थी और उसने कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। निर्मला देवी ने एक आह भरते हुए कहा, गलती हमारी है, हम आपको बताते हैं। हम निर्मला देवी राजवंश खानदान की हेड, हमारा पोता वायु राजवंश, जिसे शायद आप लोग जानते होंगे। आपकी कोख में जो बच्चा है वह हमारे पोते वायु राजवंश का है। हमारे पोते ने आपके साथ वह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर कुछ कारणों से हमने उन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को कहा था। हम जानते थे कि हम लड़की के जीवन के साथ खेल रहे हैं, पर शायद यह ईश्वर की इच्छा थी जो आपने हमारे आने वाले पर पोते को अपने पास रखा। हम आपके आभारी हैं। ज्योति ने कहा, तो आप क्या चाहती हैं? निर्मला देवी ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। हम आपकी पूरी देखभाल करेंगे। यदि आप वापस जाना चाहें तो आपको आपकी इच्छा अनुसार वापस भेज दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम इस बच्चे को अपने पास रखेंगे। ज्योति के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। उसने कहा, मैं आपके साथ चल सकती हूँ और आपको यह बच्चा भी दे सकती हूँ, पर क्या आप अपने पोते की शादी मुझसे कराएंगी? निर्मला देवी एक पल के लिए हैरान हो गई, पर यह उनके वंश का सवाल था। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, हाँ कह दिया, और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद वनराज और शोभा अविश्वास से अपनी बेटी को देख रहे थे। शोभा ने कहा, ज्योति, तुमने कहा था कि यह बच्चा राघव का है और वह औरत यहाँ आकर यह कह रही है कि ये उनका पोता है। ज्योति ने सोफे पर बैठकर पानी पीते हुए कहा, यह लगभग आधा सच है। फिर उसने हॉस्पिटल से लेकर धैर्य के साथ जो उन्होंने किया वह सब कुछ बताया। भाजी ने कहा, अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनसे झूठ बोला है तो क्या होगा? वह लोग काफी खतरनाक है। ज्योति ने बड़े आराम से कहा, माँ, कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था और उन्हें कौन बताएगा कि यह उनके घर का बच्चा नहीं है। हमारे लिए एक अच्छा मौका है। हम इनकी मदद से काफी अमीर बन सकते हैं। बस आपको मेरा साथ देना होगा। वह पूरा परिवार शैतानों की तरह मुस्कुराने लगा। इधर निर्मला देवी हॉस्पिटल रूम में बैठी थी। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, रिपोर्ट में क्या है? डॉक्टर ने निराशा से कहा, वही जो हमने आपको पहले बताया था। मिस्टर वायु अब कभी पिता नहीं बन सकते। एक्सीडेंट में उनके पैरों का पूरा हिस्सा सुन्न हो चुका है। हाँ, कुछ ही समय में वह चल जरूर सकते हैं, पर शायद ही मुमकिन है कि वह जीवन में कभी पिता बन सके। निर्मला देवी ने एक लंबी आह भरी और अपने पीछे खड़े हेमंत को देखकर कहा, तुम उस लड़की को राजवंश हवेली में रहने का इंतजाम करो। हेमंत ने हाँ में सिर हिलाया। निर्मला देवी ने वायु की तरफ देखते हुए कहा, हमें माफ कर दो बच्चे, पर यह फैसला बहुत जरूरी है। जब तुम कोमा से उठोगे तो शायद इस पर सवाल उठाओगे, पर हम तुम्हें समझा देंगे। 10 साल बाद इंदौर के हॉस्पिटल में धैर्य का ऑपरेशन चल रहा था। प्रतिभा देवी बाहर बैठे ओटी की रेड लाइट को ही देख रही थी। तभी वहां आहाना भागते हुए आई और प्रतिभा देवी के गले लगकर रोते हुए कहने लगी, मासी, ये सब कैसे हुआ? धैर्य कैसी है? प्रतिभा देवी बिल्कुल शांत खड़ी थी। उन्होंने कहा, हम मार्केट से आ रहे थे। रोड क्रॉस करते समय एक कार ने उसे टक्कर मार दी। तभी डॉक्टर ओटी से बाहर आई और कहने लगी, देखिए, पेशेंट का काफी ब्लड लॉस हुआ है और उनकी कम एज के कारण ये डिलीवरी बहुत रिस्की है। हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो आप लोग जल्दी बताएं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। ये सुनकर प्रतिभा देवी और आहाना सुन्न हो गए। उनकी आंखों के सामने पिछले महीनों के सुनहरे पल आने लगे। तभी आहाना ने खुद को संभालते हुए कहा, डॉक्टर, आप धैर्य को बचाइए। प्रतिभा देवी हैरानी से आहाना को देखने लगी। आहाना बेंच पर सिर झुकाकर बैठकर कहने लगी, मासी, आप समझे, वो बच्ची है, हम उसे कैसे मरने दे सकते हैं? प्रतिभा देवी परेशान होकर कहने लगी, पर तुम जानती हो वो बच्चा उसके लिए क्या मायने रखता है और तुम उससे उसकी जिंदगी के मायने छीनना चाहती हो। वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आहाना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। ऑपरेशन कई घंटों तक चलता रहा। अंदर ओटी में डॉक्टर कह रही थी, इनकी पल्स गिर रही है, पता नहीं इन्हें बचा पाएगी या नहीं। दूसरी डॉक्टर ने कहा, एवरीवन फोकस, हम 3 जानों को ऐसे नहीं जाने दे सकते। इसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, जो हमें अभी पता चला है। धैर्य की कंडीशन खराब होती जा रही थी। देहरादून हॉस्पिटल वीआईपी बोर्ड के अंदर वायु की धड़कन भी तेज चल रही थी। कई सारे डॉक्टर उसे ठीक करने की कोशिश कर
रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वायु एक सपना देख रहा था। उसको एक लड़की दिख रही थी जिसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी। उसकी पीठ वायु की तरफ थी। बहुत सारे सफेद धुआं होने के कारण वायु को साफ नहीं दिख रहा था। वह आगे जाने लगा। आगे जाकर उसने देखा कि वह लड़की दो छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर आगे जा रही है। वायु दौड़कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था और वह बहुत दूर था। चिल्लाने लगा, रुक जाओ, रुक जाओ। वह लड़की पीछे मुड़ी। वायु ने देखा कि वह वही लड़की थी जो उसे इंदौर में दिखी थी। उस समय उसने नारंगी रंग का लहंगा पहना था, पर जब तक वह उस तक पहुंचता वह जा चुकी थी। उसने उसे आवाज दी, कहाँ जा रही हो तुम? फिर से नहीं जा सकती, वापस आ जाओ। वह लड़की मुस्कुराते हुए आगे जाने लगी। यहाँ हॉस्पिटल में वायु की सांसें और तेज चलने लगी थी। बाहर निर्मला देवी परेशान बैठी थी कि उनका पोता पिछले 8 महीने से कोमा में था। उसने अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा था जो कुछ हफ्तों पहले ही दुनिया में आया था। वायु के सपने में उस लड़की ने कहा, आप हमें ढूंढ लेंगे, आप हम तीनों को ढूंढ लेंगे, हमें अभी जाना होगा। इतना कहते हुए वह तीनों उस धुएं के साथ गायब हो गए। 1 घंटे बाद देहरादून और इंदौर दोनों ही हॉस्पिटल के ओटी का दरवाजा खुला। 7 साल बाद देहरादून की राजवंश हवेली में भी बहुत खुशी का माहौल था। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अंदर कई नौकर कल होने वाले जश्न की तैयारी कर रहे थे। ज्योति सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी। ज्योति ने इस समय डिजाइनर वन पीस पहना हुआ था जिसमें वह काफी एलिगेंट लग रही थी। वह सब नौकरों पर चिल्ला रही थी, ठीक से काम करो, मुझे बिल्कुल गलती नहीं चाहिए। तुम जानते हो कल क्या है, अगर इतनी सी गलती हुई तो याद रखना सबको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई निर्मला देवी ज्योति को दिखाई दी। ज्योति मुस्कुराते हुए कहने लगी, दादी देखो सारी तैयारी हो गई। निर्मला देवी मुस्कुराते हुए कहने लगी, हमें चिंता की जरूरत ही नहीं है, आप हैं ना सब करने के लिए। ज्योति मुस्कुराते हुए मन में कहने लगी, हाँ हाँ मैं हूं ना, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर हुकूमत करने के लिए। निर्मला देवी ने कहा, कहाँ खो गई ज्योति? ज्योति ने कहा, कुछ नहीं दादी सा, बस यही सोच रहे थे कि क्या वह आएंगे। यह सुनते ही निर्मला देवी उदास हो गई और ज्योति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, आप चिंता मत करें, वह समझदार हैं, वह जानते हैं उन्हें कब क्या करना है। और फिर वापस अपने कमरे में चली गई। ज्योति मुंह चिढ़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ देखने लगी और कहने लगी, देखना एक दिन ऐसा आएगा जब जा ही नहीं पाएगा। इधर निर्मला देवी के कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ी थी जिसमें एक 21 साल का जवान लड़का निर्मला देवी की कुर्सी के पास खड़ा था। उनकी आंखों में आंसू हैं। वह उस फोटो पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, कब तक नाराज रहेंगे अपनी दादी से? हमने जो किया आपकी भलाई के लिए किया। इन 7 सालों में आप बहुत कम ही घर आए हैं। क्या आपको हमारी याद नहीं आती? उस दिन जब से आप कोमा से उठे थे तब से आपका व्यवहार पहले से भी और कठोर हो गया, पर हम जानते हैं आप कल जरूर आएंगे हमारे प्यारे पोते वायु। रात के 12 बजे इंदौर में एक छोटा सा घर अचानक ही लाइट ऑन हुई। एक लड़की जिसने पीले कलर का सूट पहना था उसने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर 2 औरतें खड़ी थी। वो चुपचाप अंदर आ गई। अंदर दूसरे कमरे में लाइन की रोशनी में एक छोटे से बेड पर 2 छोटे छोटे शरीर दिख रहे थे। तीनों दबे पांव अंदर आई और बेड के साइड में खड़े होकर कहने लगी, 1 2 3 हैप्पी बर्थडे एंजल्स। फिर अचानक से कमरे की लाइट ऑन हो गई। बिस्तर पर 2 छोटी बच्चियां चौंक कर बैठी हुई थी। उनकी बड़ी बड़ी नीली आंखें हैरानी से फैली हुई थी। दोनों ने ही ब्लू कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। उनके लंबे बाल 2 छोटी छोटी चोटियों में बंधे हुए थे। आधी नींद में वह दोनों काफी क्यूट लग रही थी। वह तीनों औरतें जाकर उनके गले लग गई। तभी एक प्यासी सी आवाज आई, अरे हमें सांस नहीं आ रही, दूर हटो दूर। तीनों हंसते हुए बैठ गई। दोनों छोटी लड़कियों में से एक लड़की बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए तीनों को देख रही थी और दूसरी लड़की गुस्से से। दूसरी लड़की ने कहा, आप लोगों को पता है समय क्या हो रहा है? रात के 12 बज रहे हैं। इसमें लोग सोते हैं और आप यहाँ पर हंगामा कर रही हैं। तीनों जाइए और सो जाइए। वह तीनों औरतें जो इस समय काफी खुश दिख रही थी उस छोटी बच्ची की डांट सुनकर सिर झुकाकर बैठ गई।
उस छोटी बच्ची ने लंबी आह भरी और कहा, ठीक है, नाटक ना करे, और अपने दोनों हाथ फैला दिए। इन पांचों ने ग्रुप हग किया। थोड़ी देर बाद एक केक आया जिस पर 7 नंबर की कैंडल लगी थी। वह उस बेड पर रखा दिया। दोनों लड़कियों ने कैंडल बुझाई और केक कट किया। फिर केक काट कर सब सोने चले गए। सुबह के 5 बजे उसी घर की खिड़की के पास एक लड़की आसमान को देख रही थी। हमेशा नीला दिखने वाला आसमान सुबह सुबह की सूरज की किरणों से लाल हो चुका था। उसकी रोशनी से उस लड़की की आंखें चमक रही थी, जिसमें कुछ आंसू की बूंदें भी थी। तभी अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, 7 साल हो गए मासी, मेरी रावी और वीरा आज 7 साल की हो चुकी हैं। प्रतिभा देवी के बगल में खड़े होते हुए कहने लगी, सही कहा धैर्या, समय कितनी जल्दी बीत गया। किसने सोचा था 7 साल पहले उस हॉस्पिटल रूम में जहां तुम तीनों अपनी जिंदगी खो चुकी थी, अचानक से तुम्हारी सांसें लौट आएंगी। वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी, पर फिर वह दोनों शैतान और तुम वापस लौट आए। आज भी वह दिन याद करके दिल भर जाता है। तभी धैर्या को याद आया कि उस दिन क्या हुआ था। बच्चों को जन्म देने के बाद धैर्या की सांसें रुक गई थी। वह गहरी नींद में चली गई थी, जहां उसे एक आदमी खड़ा था जिसकी सिर्फ नीली आंखें दिख रही थी, और वह कह रहा था, तुम सो नहीं सकती, तुम्हें जगना होगा, देखो इन दोनों को। धैर्या ने उस तरफ देखा जहां उस आदमी ने इशारा किया था। वहां 2 छोटी बच्चियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी थी और उनकी आंखें भी नीली थी। वह आदमी फिर कहने लगा, तुम इन्हें नहीं छोड़ सकती, देखो वह तुम्हें बुला रही हैं, उठ जाओ, जल्दी उठो। तभी उसके कानों में बच्चों की रोने की आवाज आई। डॉक्टर और नर्स हैरानी से इस वार्ड में खड़े थे जहां कुछ पल पहले ही धैर्या और उसके बच्चों को मरा हुआ घोषित किया गया था। इन 15 मिनट में कैसे वह लोग वापस जिंदा हो गए थे, या उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। बाहर प्रतिभा देवी बैठी रो रही थी और अहाना उन्हें संभाल रही थी। तभी डॉक्टर ने आकर उन्हें बताया कि वह तीनों बच गए हैं। अहाना को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। धैर्या को जब नॉर्मल शिफ्ट किया गया था तो प्रतिभा देवी और अहाना नहीं, उन प्यासी सी परियों को देखा था। अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से सब जगह देख रही थी। उनके गाल बहुत गुलाबी थे और इन दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। कहाँ बच्चे रोने लगते हैं और यह दोनों हंस रही थी। ऐसा कहते हुए प्रतिभा देवी रोने लगी। प्रेजेंट टाइम, हमें भी नहीं पता, शायद ईश्वर उन मासूमों की जिंदगी लेने से डर गए होंगे और हमारी भी इसलिए नहीं ली, क्योंकि उन्हें एक माँ की जरूरत थी, धैर्या ने कहा। प्रतिभा देवी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो सो जाओ, थोड़ी देर बाद वह दोनों शैतान उठ जाएंगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। नहीं पता मासी, पर आज के दिन वह सपना हमेशा याद आता है। आखिर कौन था वह शख्स जो हमें दूसरी दुनिया में जाते हुए देख वापस इस दुनिया में खींच लाया? क्या वह अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है? यह कहते हुए वह उगते हुए सूरज को देख रही थी। एक प्राइवेट जेट में एक आदमी अपनी आंखें बंद किए हुए वहां रखे सोफे पर बैठा था। वह काफी सुंदर जगह थी। सफेद कलर के सोफे थे। वह ब्लैक 3 पीस सूट में वह आदमी किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उस जेट में उसका एक प्राइवेट रूम था जहां वह इस वक्त बैठा था। शायद वह सो चुका था। उसके सपने में एक लड़की सफेद कलर के कपड़ों में जो छोटी बच्चों का हाथ पकड़े आगे जा रही थी और वो उनके पीछे भाग रहा था। पर जैसे ही वह तीनों गायब हुए, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें लाल हो चुकी थी। उसने खुद से कहा, फिर से आज ही के दिन, फिर से वही सपना, क्यों तुम बार बार आ जाती हो, मिल जाओ मुझे। कहते हुए वह खिड़की से बाहर बादलों से घिरे हुए आसमान को देख रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी ने कहा, सर 2 घंटे में इंडिया में लैंड करेंगे। देहरादून में राजवंश हवेली में आज पार्टी है, क्या आप वहां जाएंगे? उस आदमी ने कहा, हाँ, तुम एक सूट रेडी करवा दो। और करण, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? करण ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, वायु सर, हम पिछले 7 सालों से उन्हें ढूंढ रहे हैं। वायु ने गहरी सांस ली और उसे जाने को कहा। करण ने अपना सर झुकाया और चला गया। इंदौर, धैर्या का घर। वीरा और रावी घर के पीछे वाले गार्डन में थी। वीरा एक छोटे से पंचिंग बैग से बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही थी। उसके लंबे बाल एक पॉनीटेल में बंधे हुए थे। वहीं पास में घास में एक मैट बिछाकर रावी योगा कर रही थी। दोनों ने ही छोटी छोटी सी लोअर टी शर्ट पहनी थी। रावी के लंबे खुले बाल हल्की हल्की हवा में उड़ रहे थे। तभी धैर्या हाथ में पूजा की थाली लेकर बाहर आने लगी। उसने लाल कलर का चूड़ीदार सूट पहना था। उसके लंबे बाल उसके कंधे पर थे, जिससे पानी टपक रहा था।
उसकी गहरी काली आंखों में काजल भरा हुआ था, जिससे वह बहुत प्यारी लग रही थी। वो पास ही में बने तुलसी के गमले के पास जाकर पूजा करने लगी। उसने सूर्य देव को पानी चढ़ाया, फिर दूसरी ओर मुड़कर अपनी दोनों बेटियों को देखने लगी। फिर उनके पास जाते हुए कहने लगी, रावी सुनिए, आरती ले लीजिए, आज आपका जन्मदिन है। बस करें, आप दोनों मासी के साथ रहते रहते आप दोनों भी उन्हीं की तरह होती जा रही हैं। तभी पीछे से प्रतिभा देवी जी की आवाज आई, हमने नहीं बिगाड़ा, हमारी दोनों प्रिंसेस तो अपनी सेहत का ख्याल रख रही हैं। और वीरा को देखते हुए कहने लगी, वेरी गुड बेटा, मैं तो कहती हूँ तुम्हें अब पुशअप ट्राई करने चाहिए। तभी रावी अपनी मैट को फोल्ड करते हुए कहने लगी, दी ने तो पहले ही स्टार्ट कर दिया है, बस मैं ये स्टार्ट करने से पहले उन्होंने अभी 50 पुशअप किए थे। या सुनते ही धैर्य घूरकर वीरा को देख रही थी और वीरा रावी को। जब धैर्य ने देखा तो वीरा रावी को घूर कर देख रही थी, तो उसने कहा, रावी को घूरना बंद करें, उसने कुछ गलत नहीं किया। हमने आपको पहले ही बोला था कि आपके लिए इतनी अच्छी हेल्थ नहीं है, आप क्यों नहीं समझती, आप अभी छोटी हैं। वीरा अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई और रावी उसे चिढ़ाने वाली नजरों से देख रही थी। धैर्य ने दोनों के पास आकर उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा छोड़ो यह सब, हम आपके लिए आपकी पसंद का खाना बना रहे हैं। वीरा और रावी अंदर चली गई। अहाना ने दूर खड़ी गहरी सांस लेते हुए कहा, या दोनों बच्चों की तरह क्यों नहीं रहती। थोड़ी देर बाद सुबह के 10 बजे रावी और वीरा अपने स्कूल यूनिफॉर्म में बैठी थी। धैर्य उन्हें नाश्ता करा रही थी, फिर वह उनके साथ बाहर आ गई। प्रतिभा देवी और अहाना भी उन्हीं के साथ थी। प्रतिभा देवी ने कहा, धैर्य अब हम भी चलते हैं, जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। रावी और वीरा जब 3 साल की थी तभी धैर्य ने एक किराए का घर ले लिया था, जहां वह अपनी दोनों लड़कियों के साथ रहती थी, क्योंकि प्रतिभा देवी जी के बेटा और बहू उनके पास वापस आ चुके थे और ऐसे उनके यहाँ रहना धैर्य को ठीक नहीं लग रहा था। सब अपने अपने रास्ते निकल गए थे। धैर्य ने वीरा और रावी को स्कूल बस में चढ़ाया और ऑटो लेकर अपनी कंपनी में चली गई, जहां वह काम करती थी। बच्चों के जन्म के बाद धैर्य ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और अब वह एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करती थी, सनशाइन स्कूल। रावी और वीरा अपनी क्लास में बैठे थे, वह दोनों 3rd क्लास में थे। टीचर बच्चों को 7 का टेबल सुनाने को कह रही थी। पूरी क्लास में सिर्फ 2 ही लड़कियों के हाथों पर थे। मैम ने वीरा को इशारा किया तो वीरा उठकर 7 का टेबल सुनाने लगी और वापस बैठ गई। ऐसे ही 3-4 क्लास, इसके बाद लंच ब्रेक हो गया। दोनों बहनें अपना अपना टिफिन लेकर बैठी थी और उसे घूर कर देख रही थी। रावी ने वीरा से कहा, दी आपको क्या लगता है आज टिफिन में क्या होगा। वीरा ने कहा, बिना ओपन करे पता नहीं चलेगा। फिर दोनों ने एक साथ अपना टिफिन बॉक्स खोला, उसमें चने की सब्जी और पूरी थी। यह देखकर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके साथ एक नोट भी रखा था। वीरा ने नोट उठाकर पढ़ा, उसमें लिखा था, हम जानते हैं आज आप दोनों का जन्मदिन है और आपको स्कूल नहीं जाना था, पर यह जरूरी भी है, इसीलिए माफी के तौर पर आज आप दोनों का पसंदीदा खाना दे रहे हैं। हम सब शाम को घूमने भी जाएंगे, तो मन लगाकर पढ़ना। रावी ने कहा, दी मम्मा ने क्या लिखा था। तो वीरा ने वो नोट रावी को पास कर दिया। रावी ने उसे पढ़ा और मुस्कुराते हुए खाना खाने लगी। वीरा ने एक नजर उसे देखा और फिर वह भी खाना खाने लगी। स्कूल के 2 दिन लाइब्रेरी टाइमिंग भी होती थी। यहाँ सभी बच्चों को लाइब्रेरी ले जाया जाता था। रावी और वीरा इस समय स्कूल की लाइब्रेरी में बैठे थे। बड़े बड़े बुक्स शेल्फ के बीच में बेंच लगी हुई थी, जहाँ वह सारे बच्चे बैठे बोर होते हुए अपनी किताबों को घूर रहे थे और दूसरी तरफ रावी और वीरा फिजिक्स की बुक पढ़ रहे थे। एक टीचर ने उन्हें देखकर कहा, तुम सबको यहाँ पढ़ने के लिए लाया गया है, या वापस रखो, या बड़ों की है। वीरा ने आंखें सिकोड़कर अपने सामने खड़ी टीचर को देखा और फिर वापस बुक को देखने लगी। रावी ने मन में कहा, मैडम तो गई। मैडम ने जब खुद को इग्नोर होता हुआ पाया तो उन्होंने चिढ़कर वीरा के हाथ से वर्क बुक छीन ली। वीरा ने अपने हाथ फोल्ड किए और कहा, इस लाइब्रेरी में हमें पढ़ने के लिए बुलाया गया है, हम अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं, तो आपने आज छीनी क्यों। मैडम अकड़ कर कहने लगी, बच्चों वाली किताबें पढ़ो, और मजाक उड़ाते हुए वहां से जाने लगी। तभी वीरा ने कहा, बुक पेज के नंबर 13 पर चैप्टर 7 वेवा ऑप्टिक्स इंट्रोडक्शन वाले पाठ पर मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, क्या आप मुझे वह करके दिखा सकती हैं।
अभी तक वहाँ बड़ी-बड़ी क्लासेस के सभी बच्चे इकट्ठा हो चुके थे। वह मैडम मैथ ही पढ़ाती थी, पर वो 5th क्लास की ही टीचर थी। उसके लिए बड़े सवाल करना बहुत मुश्किल था। इतने सारे बच्चों के सामने वह अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए वह बैठ गई। लाइब्रेरी में सबको ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसीलिए सभी देखने आ गए कि क्या हो रहा है। रावी उस मैडम को देखकर अपना सिर हिला रही थी और मन में कह रही थी, इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।